हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। इस संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसका एक मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे रेट कांस्टेंट का अनदर मेथड, यानी कह सकते हैं अल्टरनेटिव मेथड का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, जिससे कि रेट कांस्टेंट का व्यंजक प्राप्त हो जाए। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये जो हमारा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसके लिए हमें निकालना है, व्यंजक प्राप्त करना है। देखो, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने बात किया था, उसी में हम लोग इसको थोड़ा सा अलग ढंग से करेंगे इस बार। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन ए है और ये ए से कोई प्रोडक्ट बना रहा है बी। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। इस तरह का एक केमिकल रिएक्शन हम लोग लेकर के ये पूरा काम को करेंगे। ठीक ना? तो ए जो है रिएक्टेंट है और बी क्या है? प्रोडक्ट है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम लोग, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, प्रतिफल। ठीक। अब देखा जाए कि इनिशियली यहाँ पर थोड़ा सा अलग ढंग से हम लोग मानते हैं। इनिशियली प्रारंभ में ए का कंसंट्रेशन स्मॉल ए ये दिया गया है। ए का कंसंट्रेशन क्या दिया गया? स्मॉल ए प्रारंभ में ये आपको दिया गया है। तब तक बी क्या था? जीरो। रिएक्शन ही नहीं शुरू हुआ तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? है ना? मतलब रिएक्टेंट तो रहता है प्रारंभ में, लेकिन उस समय हमारा प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इस बार क्या हो गया? ये प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन कह रहा है कि आफ्टर टाइम टी हो गए, टी समय बाद इसमें से ए में से एक्स घट गया, तो जितना यहाँ से घटेगा उतना ही यहाँ जो प्रोडक्ट है वो बनेगा भी। ये जीरो ऑर्डर में भी हम लोगों ने बात किया था, प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये जो हमारे पास अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, इसके लिए अगर हमें रेट लॉ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम के अनुसार। वेग नियम के अनुसार हमें यहाँ पर क्या आएगा? रेट बराबर क्या पढ़े हैं? रेट इज इक्वल टू, या ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ जो देख रहे हैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। अब यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो रेट बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके यहाँ एक कांस्टेंट डालते हैं, जिसे हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए, इस रेट को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। टी टाइम पर हमें देखना है तो हम ये क्या लिख सकते हैं? ये जो रेट है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना हो। देखिए, चूंकि ये रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पहले माइनस लगाएंगे और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई टी, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम यहाँ बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो टी समय पर इसका जो कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखेंगे, देखिए ये आ जाएगा डी ए माइनस एक्स। ये देख रहे हैं टाइम टी पर ए का कंसंट्रेशन, है ना, बाई डी टी। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ? के, और ए का जो कंसंट्रेशन है टाइम टी पर, उसको यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ए माइनस एक्स। और यहाँ देखिए, चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शुरू में ही लिखा गया है, यहाँ पर इसको इस तरह से स्टार बना देते हैं।
शुरू में ही लिखा गया किस तरह का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की कोटि जो है वो कितना है, 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा dA/dt और माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा dx/dt, ठीक है। और फिर यहाँ पर अगर आप इसको लिखेंगे तो k इंटू a माइनस एक्स, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हम लोग पढ़े हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये a क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, प्लस dx/dt। अच्छा बताइए किसी संख्या में माइनस जोड़ दीजिए या सॉरी किसी संख्या में 0 को जोड़ दीजिए या 0 को घटा दीजिए, तो क्या फर्क पड़ता है, यही रह जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, a माइनस एक्स रहेगा, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ से जो इक्वेशन है इसको और थोड़ा सा और बेहतर ढंग से हम लोग लिखेंगे dx/dt, और ये इक्वल टू हो जाएगा k इंटू ए माइनस एक्स, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो एक जैसे यहाँ पर देखिए dx है और ये a माइनस एक्स है, मतलब एक जैसे को एक साथ कर लेते हैं और ये dt को इधर भेज देते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो आइए इसको इधर भेजते हैं, ये dx/a माइनस एक्स, ठीक है, और इक्वल टू k dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगा। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं ताकि आप इसको लिख सकें। अब हम अगला पेज में चलते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास जो आया था इक्वेशन, क्या आया, क्या dx/a माइनस एक्स क्या आया, और ये इक्वल टू यहाँ क्या आया था, k dt। हम लोग को करना क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने, इंटीग्रेशन को समाकलन कहते हैं, समाकलन करने पर। तो जैसे ही दोनों तरफ समाकलन करिएगा तो आपका इंटीग्रेशन का साइन इस प्रकार से हो जाएगा, dx/a माइनस एक्स आ गया यहाँ पर, और इक्वल टू यहाँ k कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, और ये dt का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका, और ये आप देख रहे होंगे कि हाँ मैथ का पूरा बात याद आ रहा होगा आपको। मैथ का छोटा इंटीग्रेशन, जो छोटा मोटा इंटीग्रेशन है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मैथ की तरह भी दिखेगा, ये बायोलॉजी की तरह भी दिखता है और फिजिक्स की तरह भी दिखता है, इसलिए इसको सेंट्रल साइंस कहते हैं। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन का हम यूज़ करिए, फिजिक्स में भी आपने यूज़ किया होगा, है ना। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जो फार्मूला बेस्ड होता है। तो अब आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, ln a माइनस एक्स, ln इसका मतलब क्या होता है, लॉग बेस e होता है ना। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है और ये जो वेरिएबल है, तो यहाँ का इसका जो इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कॉफिशिएंट कह सकते हैं, ये इसका जो कॉफिशिएंट है वो कितना है, -1 है, तो इसको -1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा k, और इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी,
ठीक है, तो यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी प्लस सी, यहाँ पर भी सी होता है, ये सब मिलकर के एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक साथ इस तरह से लिख देते हैं। हेयर आई जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, हेयर आई ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको आप समाकलन स्थिरांक कह सकते हैं, हिंदी में क्या लिख सकते हैं, समाकलन, समाकलन स्थिरांक, स्थिरांक। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, इसलिए इसको पेशेंस के साथ अच्छे ढंग से लिखना होता है, जितना सुंदर लिखिएगा उतना अच्छा है। अब आते हैं आगे और बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आई जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि आई का वैल्यू जब टाइम 0 था, यानी प्रारंभिक समय में क्या है वो समझते हैं। देखिए कि व्हेन इक्वल टू 0, प्रारंभिक समय में x का वैल्यू क्या है, इक्वल टू ऑल्सो 0। थोड़ा सा पीछे करके बैक करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्या देख रहे हैं, इनिशियली ए ये तो है ना, जब आपके पास ए कितना है, ये सॉरी टाइम टी पर t0 पर देखे कि ए का कंसंट्रेशन तो ए है, लेकिन यहाँ पर x का कंसंट्रेशन कहाँ नहीं है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको दिखाते हैं फिर। अब देखिए जैसे ये वैल्यू 0 हम लिखे, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। जैसे ही इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा ln और यहाँ हो जाएगा a माइनस 0। देखिए 0 x के जगह पर क्या रख दी, 0 रख दी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई -1, ये इसका -1 है तो ये तो रहेगा ही, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा k, और t का वैल्यू क्या लिया आपने, 0 रखा है तो इसका भी 0 हो जाएगा, प्लस ये हमारा i हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ln a, इसलिए क्योंकि 0 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या समुद्र में एक लोटा पानी डाल दीजिए या निकाल लीजिए, क्या फर्क है उसके लेयर पर, क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर तो हम छोटा सा बात जोड़ते हैं तो उसमें बताइए कुछ ना कुछ तो जोड़ते हैं, यहाँ तो 0 जोड़ रहे हैं या 0 घटा रहे हैं, तो 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ये वही वैल्यू आ जाएगा, इसको आगे माइनस कर देंगे। अब ये देखिए ये क्या हो, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या करेगा, उस संख्या को भी 0 कर दे, तो ये 0 हो जाएगा। अब प्लस ये आई हो गया, इसमें आई में जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट हम आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -ln a। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारा आया है, ये आई का वैल्यू है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू जो आप यहाँ पर लिखे हैं इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पुटिंग the value of I in equation 1 we get। देखिए अब ये I का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो ये थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ये पूरा वैल्यू क्या होगा, -ln a माइनस एक्स। देखिए ये माइनस को आगे हम इस तरह से लिख लिए हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू के टी तो रहेगा ही। अब आई के जगह पर ये जो आई है इसके जगह पे हम यहाँ से क्या ln माइनस ln a लिख देते हैं, -ln a लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एक्स, एल एन पहले तो माइनस है, फिर एल एन ए माइनस एक्स, और ये के टी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एल एन ए। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये के टी को हम इधर रहने देते हैं और इस ये माइनस में है इसको इधर ले आते हैं। देखिए तो क्या ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे हम बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं, है ना, और उसके बाद हम यहाँ पर अगले पेज में हम लोग चलते हैं। इसको क्या करते हैं, इस साइड भेज देते हैं। जैसे ही भेजेंगे तो ये माइनस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो क्या आता है आइए समझते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले से हमारे पास क्या था माइनस एल एन ए माइनस एक्स था, अब क्या उधर से आ गया एल एन ए आ गया, और आपके पास इस साइड में जो वैल्यू है वो क्या है के टी है। क्या इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करते हैं, देखिए ये प्लस है तो इसको पहले लिख लेते हैं, इससे क्या होगा हमारा फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। ये हो जाएगा एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू ये के टी हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला में सेट करके, क्या कौन सा फॉर्मूला है आप पढ़े होंगे, देखिए यहाँ पर हम कोष्ट में लिख देते हैं एल एन ए बाई बी, ये फॉर्मूला होता है क्या एल एन ए माइनस एल एन बी, है ना। यहाँ पर सब में बेस ई ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्या ले रहे हैं बेस ई ले रहे हैं। तो अब जैसे ये वैल्यू को सेट हो गया तो क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देख लो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा ए बाई बी, यानी हमारे पास आ जाएगा एल एन ए बाई कितना ए माइनस एक्स, ठीक है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ के। ओके, अब इसको के टी को इधर रखते इसको इधर रखते, देखिए इससे क्या कि हमको व्यंजक प्राप्त करना है रेट कांस्टेंट का, तो के बराबर निकालना होगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं के बराबर इधर के टी इज इक्वल टू लिखते हैं कितना, ये हो जाएगा एल एन ए बाई ए माइनस एक्स, तरह से लिखते टी को इधर भेज देते हैं। जैसे ही टी को भेजिएगा तो के बराबर क्या हो जाएगा 1/t, और ये हो जाएगा एल एन ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी हमारा एक इक्वेशन है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या और भी आगे हम इसको बढ़ा सकते हैं। और ये जो आप इक्वेशन लिखे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इस तरह से बढ़ाए हैं, इससे को और आगे हम बढ़ा सकते हैं क्या, तो देखिए लॉग यहाँ पर आपको देखिए एल एन बेस यानी लॉग बेस ई है, हम इसको बेस 10 में ले जाना चाहते हैं, तो जैसे ही बेस 10 में लाएंगे तो आप मैथमेटिकल फॉर्मूला जानते हैं कि बेस 10 में ले जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ यूज करते हैं पहले यहाँ लिखेंगे ये k इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 बाई ये हो जाएगा t, ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा लॉग, देखिएगा बेस ई नहीं अब हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बेस 10 लिख रहे हैं, और ये a बाई ए माइनस, अब यहाँ पर बेस क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं, ये हमारा व्यंजक। अब इसका ग्राफ भी देखते हैं कि अगर आप यहाँ से ऐसा करें कि इस सब को एक साथ लिख लेते हैं और इसको एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ बेस 10 है, और ये इक्वल टू हम यहाँ से देखिए इसको इसके साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा के टी बाई 2.303, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, यहाँ जो जो चेंज होने वाला है जो कांस्टेंट है उसको एक साथ कर लेते हैं, ए बाई 2.303 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा ये टी, ये कांस्टेंट को एक साथ कर लिए,
अब देखिए ये जो इक्वेशन है वो किस में सेट कर रहा है, ये y पूरा को ले लीजिए, y ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा x, यानी यहाँ पर y बराबर mx आ गया, प्लस c नहीं है, y बराबर mx है। और जब y बराबर mx होता है तो इसका ग्राफ कहाँ से जाता है, ऑरिजिन से होके जाता है। तो ग्राफ इसका बनाएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ आएगा। यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ जब बनाते हैं, ग्राफ को इस तरह से सेट कर लेते हैं। देखिए क्या है, ऑरिजिन से जाएगा, थोड़ा सा इसको कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ये इसका भी कलर हम लोग एक जैसा ले लेते हैं। अब देखिए इसको जो आप देख रहे हैं इसको वाई एक्सिस के अलोंग क्या आप माना है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, इसको लिख देते हैं। यहाँ हम लोगों ने माना है ये है लॉग बेस 10 और a बाई a माइनस एक्स, ये है इधर के तरफ ये बढ़ रहा है। और यहाँ पर इसके तरफ जो ग्राफ है ये टाइम t का ग्राफ है, मतलब एक्सिस टाइम t का है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर से इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ये जो ग्राफ है यहाँ इस तरह का आएगा। देखिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये ग्राफ किसके लिए आ जाएगा, तो अगर आप इक्वेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा पूरा लॉग a बाई a माइनस एक्स बेस 10 और इक्वल टू ये k बाई 2.303 और इंटू टी इसका ग्राफ है। यहाँ स्लोप क्या, स्लोप ढाल, ढाल क्या है m, तो m क्या है k बटा में 2.303, यही स्लोप है m, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन को डेरिवेशन लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का डेरिवेशन कैसे निकालें, मतलब हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके संदर्भ में भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग में लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अर्ध जीवन काल, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल। क्या लिखना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन का, अर्ध जीवन काल, अर्ध जीवन काल, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमें देखना है। देखो अभी आप व्यंजक इसका तो जानते हो दोनों तरीका से, पिछले क्लास में भी आप देखे थे डेरिवेशन उसके सहायता से भी, और आज भी देखे हैं उसकी सहायता से भी आप इसका हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो देखिए हम प्रीवियस क्लास का इक्वेशन को याद दिलाते हैं, जो आप पिछले क्लास में पढ़े थे उस इक्वेशन को याद दिलाते हैं। देखिए उसके लिए हम लोग बात किए थे कि ये R कोई रिएक्टेंट था और P कोई प्रोडक्ट था, ठीक है।
तो इसके लिए रेट कांस्टेंट का व्यंजक हम लोग प्राप्त किए थे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोगों ने रेट कांस्टेंट का व्यंजक प्राप्त किया था k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, और ये log बेस 10, और यहाँ क्या आया था r नॉट बाई आर टी लिख सकते हैं क्योंकि टाइम टी पर हम लोग कंसंट्रेशन तक, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है टाइम टी पर। तो यहाँ पर जब हाफ लाइफ की बात करते हैं, इसका मतलब है कि व्हेन टी इज इक्वल टू टी, मतलब ये आधा हो जाए, देन तब जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, जो यहाँ पर देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी ये आर टी जो है ये बराबर कितना हो जाए, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होता है, यही डिफिनेशन में आता है। ठीक है ना, मतलब जब टी हाफ हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आर नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, किसका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रारंभिक सांद्रण जब टाइम टी पर। अभी हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे उसमें क्या आया था, ए था, ए लिखे थे ना, तो एक्स बराबर वहां पर लिखेंगे क्या, a/2, है ना, आधा हो जाएगा, वहां एक्स बराबर क्या हो जाए, a/2 हो जाए। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग किसके लिए, जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उस इक्वेशन को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से लेकर के हम लोग चल रहे हैं, प्रीवियस क्लास वाला जो वैल्यू आया था। यहाँ पर क्या है कि यही ना ए है, और ये क्या है a-x है, ये जो वैल्यू आप देखो बस यही परिवर्तन होता है। तो आइए समझते हैं आगे। आगे जैसे ही इसको वैल्यू पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू, ये तो सही है, यहाँ 2.303 हो जाएगा। अब देखिए t के जगह पर क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। ठीक है, t हाफ और log बेस 10, और यहाँ देखिए ये r नॉट, ये प्रारंभिक सांद्रण तो रहेगा, लेकिन कंसंट्रेशन एट टाइम t जो रिएक्टेंट का है वो आधा हो जाता है, किसके, प्रारंभिक का। प्रारंभिक ये है, उसका आधा क्या हो जाएगा, की जगह पर ये वैल्यू रख दी। अब देखिए ये दोनों तो कटने वाला है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये k इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 बाई टी हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा log 2, क्योंकि आर नोट और आर नोट कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से आ जाएगा k बराबर, देखिए k को उधर भेज देते हैं, सॉरी इधर ले आते हैं, और टी हाफ को उधर भेज देते हैं, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k, और log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू होता है 0.301। आप इसको टेबल में देख सकते हैं, ऐसे log 2 का वैल्यू याद रहना चाहिए। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ इक्वल टू आएगा कितना, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693 बाई के। यही हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का व्यंजक। ठीक है, टी हाफ इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वह अपने इनिशियल कंसंट्रेशन पर, उस जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से स्वतंत्र होता है, यानी हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ अपने प्रारंभिक सांद्रण के कंसंट्रेशन से, यानी प्रारंभिक सांद्रण के से स्वतंत्र होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव क्या क्लियर है, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर
reaction, behalf of first order reaction, behalf of first order reaction is independent, is independent, independent from their initial concentration, from initial concentration of reactant, from initial concentration of reactant, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है। इस तरह का ये क्लियरेंस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया फिर से एक बार दोहरा देते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम एबव, यहाँ जो उपयुक्त फॉर्मूला आया है यहाँ से पूरी तरह से ये क्लियर हो गया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण देखें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन है ना, तो यहाँ रिएक्टेंट लिख देते हैं ज्यादा सही। हाँ, यहाँ पर हम रिएक्टेंट इसको लिख देते हैं, फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक के, ठीक ना, अभिकारक के। ये देखिए अब यहाँ से ये पूरा आ गया, ठीक है ना। अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है, क्या किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी अर्थात अर्ध जीवन काल। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो कि अगर इसी को जो अभी आप पढ़े हैं इक्वेशन उसके आधार पर देखें तो क्या आएगा, देखिए दूसरे तरह से अल्टरनेटिव मेथड आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड, ये दूसरे तरह से, वहां तक आपका पूरा क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड से आप देखेंगे तो जो आपके पास आया है वही हाफ लाइफ का ही हम लोग बात करेंगे। तो देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक क्या आया है, व्यंजक आया है K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट का व्यंजक 2.303 बाई टी और लॉग बेस 10 और ये A बाई A माइनस एक्स। देखिए जब ये 2.303 लगाए हुए हैं तो यहाँ बेस 10 है हमारा, ये इसको समझना भी है ना, ऐसे भी रख सकते हैं विदाउट यहाँ 10 दिए हुए हम इसका मानेंगे कितना, लॉग बेस 10 ही। चलिए अब हम लोग क्या जानना चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि when t is equal to t half then तब x जो होगा वो कितना हो जाएगा, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन A इसमें माने हुए हैं तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। अब वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं, K इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 2.303 बाई टी के जगह पर क्या रखेंगे टी हाफ, ठीक ना, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 है, यहाँ हो जाएगा A बाई A माइनस A बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 है 2A में से A घटेगा तो A बाई 2 आ जाएगा, A कट जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 बाई टी हाफ, ठीक है। और यहाँ लॉग तो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, ये हो जाएगा 2A माइनस A बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक और स्टेप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2.303 बाई टी हाफ और ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर आ जाएगा A बाई, देखिए दो में से एक, दो A में से एक हटा लीजिए तो ये हो जाएगा A बाई 2। अब यहाँ पर समझना है ये जो आप देख रहे हैं ये A से A ये कट जाएगा, अब ये 2 फिर से ऊपर आ जाएगा जैसा कि प्रीवियस में हुआ था, है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो दो पार्ट में हम लोग कर लेते हैं।
तरह से लगा देते हैं। ये जो है वो हम यहाँ से हटा ही देते। चलो अब नया स्लाइड ले लेते हैं। ये नया तरह से अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या करना है। ये k इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 बाई टी हाफ तो रहेगा ही। यहाँ क्या हो गया log 2 है ना, बेस 10 है, log 2 हो गया। अब टी हाफ को इधर भेज k इज इक्वल टू कितना ले k को इधर ले आते हैं और टी हाफ को इधर ले आते हैं। आ गया 0.303 बाई यहाँ k हो गया। देखिए k को ऐसे लाए। अब यहाँ पर ये log 2 का वैल्यू कितना 0.301 जो प्रीवियस में भी लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 हो जाएगा बाई के। यहाँ पर भी आप उसी तरह का इक्वेशन प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। आगे ये हो गया अल्टरनेटिंग मेथड। तो कोई एक मेथड का ही हम लोग को एग्जाम में इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा क्लियरेंस भी जैसा उसमें लिखे हैं वैसे यहाँ भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना, इट इज क्लियर दैट हाफ लाइफ यानी टी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent is independent from initial concentration of reactant अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है। इट इज क्लियर डेट, यह स्पष्ट है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण से स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने हाफ लाइफ ऑर्डर के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन निकालना, उसका हाफ लाइफ निकालना आज हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। अगले क्लास में गैस फेज में किस तरह से निकालते हैं इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं।